So वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे परफेक्ट लर्निंग क्लब यूट्यूब चैनल पे। अ डिफरेंट एंड परफेक्ट वे ऑफ लर्निंग। आप मुझे एज अ केमिस्ट्री मेंटर पहले से इस चैनल पे जानते हैं, फिर भी माई सेल्फ आदित्य एज अ केमिस्ट्री मेंटर ऑन पीएलसी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, काफी समय के बाद मेरा लेक्चर ये आ रहा है कि थोड़ी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लेक्चर्स को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, वेरी 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 सॉरी। और सबसे पहले यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के 10th और 12th के स्टूडेंट्स को मैं कांग्रेट्स करना चाहता हूं। उनका रिजल्ट आ गया। होप आप सब लोगों ने अच्छा स्कोर किया। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग करियर, अपकमिंग challenges for life and get start। और अपकमिंग चैलेंजेस के लिए जो 12th में है या जो 10th में है, सारी चीज जो भी बच्चे हैं, आप आने वाली चैलेंजेस के लिए आप हमारे पीएलसी के साथ बने रहिए। अच्छे से अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, बने रहिए। हम आपको डेफिनेटली उन चैलेंज को आसानी से पार करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ मोहमाया। सो हमारे पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने बात किए थे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की और सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम की। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कैसे जनरेट होता है, सारी चीज, इन सब चीजों के बारे में, स्पेक्ट्रम कैसे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसके, कैसे जनरेट होता है, क्या, ये सारी चीजें। तो अब आगे उसके साथ चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो आप सब लोग जानेंगे। स्पेक्ट्रम दो पार्ट में बनता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इन चीजों के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने इन सब चीजों के बारे में अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो सीधे आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सेम वे मैंने, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं वॉच किया तो प्लीज जाके उसमें देखिए। मैंने ये सारी चीजों को अच्छे से इलेबरेट किया है कि कैसे स्पेक्ट्रम, जिस तरह से स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होना मैंने बताया है अपने पिछले में, सेम उसी तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले क्या, एक हाइड्रोजन गैस लेते हैं एक ट्यूब में, ठीक, मान लेते हैं हम ये हाइड्रोजन गैस है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या होता है, यहां के पार्टिकल्स क्या होते हैं, हाईली एक्साइटेड होके एमिट होते हैं। जब भागते हैं तो इनको क्या किया जाता है, एक लेंस से गुजारा जाता है। किस लिए, क्योंकि ये हमको दिखे, माइक्रोस्कोपिक लेंस है। उसके बाद फिर इनको क्या किया जाता है, उसके बाद इन्हें सोर्स में एंटर करवाया जाता है। जब ये यहां एंटर करते हैं तो यहां से जो एमिशन एब्जॉर्बर होना है वो होता है। उसके बाद ये फिर से लेंस में आते हैं एक, क्योंकि पहले देखना भी जरूरी है कि रेज कैसे जा रही हैं, इसलिए यहां पे लेंस लगाया गया। फिर निकलने के बाद कैसे निकल रही हैं ये भी देखा गया। उसके बाद इनको क्या किया गया, प्रिज्म में, प्रिज्म से निकाला गया। प्रिज्म से निकलने के बाद इनका स्पेक्ट्रम इस प्रकार आया, कुछ डिफरेंट कलर्स में। तो ऐसे होता, ये मेथड है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रा बनने का, ऐसा मेथड है। क्या, सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन्स यहां के क्या हुए,
हाईली एक्साइटेड हुए, रे की तरह वेवलेंथ यहां वेव के फॉर्म में वो निकले, तो उनको लेंस में देखा गया कि हाँ ऐसे क्या वेव्स निकल रही हैं। फिर उन्हें सोर्स में भेजा गया, सोर्स में जब गए तो यहां से जो भी उनके साथ होना है, क्या एमिशन एब्जॉर्प्शन दोनों चीजें होती हैं, वो चीजें हुई। उसके बाद यहां से निकले तो उन्हें फिर से लेंस में देखा गया। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बाद कौन सी लेंस वेवलेंथ कैसी जा रही है उनको देखने के लिए, फिर लेंस से निकाल के इनको फ्रिज पे जब डाला गया तो यहां ऐसे स्पेक्ट्रम्स आए। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बनता कैसा है स्पेक्ट्रम, आपको ये बताते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो बनता है ऐसे ऐसे ये I'm little weak in figure, so please don't go on this. कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक, तो वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन और रेड, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन और रेड। अब यहां से जब क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वॉयलेट का सारे और कलर्स अनविजिबल हो जाते हैं, सिर्फ कौन कौन से कलर दिखते हैं, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन और रेड। ये गिरता है अपना, बनता है वॉयलेट 410 नैनोमीटर पे, ब्लू 434 नैनोमीटर पे, ग्रीन 486 नैनोमीटर पे और रेड थोड़ा दूर जाके बनता है 656 नैनोमीटर पे। ये आपको याद नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसे बनता है। बीच के जो यहां क्या होता है, ये ब्लैक होते हैं, अनविजिबल, अल्ट्रा इंफ्रारेड में चले जाते हैं, दिखते तो यह है अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। क्या है ये, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आपको जल्दी जल्दी हम थोड़ा ले चलेंगे क्योंकि लेक्चर्स जो हैं ज्यादा हो रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, हमको जल्दी से चैप्टर को फिनिश भी करता है, कोर्स को भी कवर करना है। तो इन चीजों के लिए अब ज्यादा आपको डीप कॉन्सेप्ट नहीं ले जाएंगे, आपकी जो जरूरत की चीजें हैं सिर्फ उन्हें ही बता के हम ये खत्म करेंगे। तो ऐसे बनता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आप देख लीजिए एक बार, आपके स्क्रीन पर भी हम दिखा दे रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, आप ये देख सकते हैं। तो अब अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर्स मॉडल के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है E इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। ये होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, क्या, -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। बोर्ड से इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है, कैसे ये आया क्या चीज, जैसे हमने वेलोसिटी और रेडियस का बताया था उस तरह से, बट वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपका वो जेई का कॉन्सेप्ट है। तो जेई अभी 11th के लिए क्या करते हैं हम लोग, 11th के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो E इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, बात हमने बोर्स मॉडल में बताया था। बोर्स मॉडल को आप आज होमवर्क है, बोर्स मॉडल एक बार आप और रिवाइज कीजिएगा कि बोर्स मॉडल में हमने बताया था कि जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है, वो क्वांटाइज होती है। एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब एक प्रॉपर क्या वैल्यू है कि मान लो अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये
ये ले लेते हैं इसको N1 N2 N3 N4। ठीक, मान लो इलेक्ट्रॉन ये यहां है, अब इसको यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना, तो इसकी कोई एक प्रॉपर वैल्यू है कि वो वैल्यू पाके, वो एनर्जी पैकेट पाके यहां से या एमिट करके वो यहां से यहां आएगा। ऐसा नहीं कि अब इलेक्ट्रॉन यहां है तो मन किया उसका घूमने का, तो कहा चल भाई आज N4 से N4 के साथ तो बहुत है, चलो आज N2 से कुछ गपशप मार के आते हैं ना। ऐसा नहीं कि जब मन किया N4 से N2 में आ गया, जब मन किया N1 से N4 में चला गया, नहीं, एक उसकी क्वांटाइज्ड है, मतलब प्रॉपर एनर्जी जब उतनी इसको मिलेगी तब ये क्या होगा, एक्साइट होके ऊपर जाएगा, और प्रॉपर एनर्जी है उसकी जो ये एमिट करके क्या नीचे आएगा। ठीक, ऐसी चीजें होती हैं। तो कुल मिला के एनर्जी क्या होती है, बोर्ड्स मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होती है किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। अपने मन से वो इधर उधर किसी भी सेल में नहीं घूम सकता, किसी भी ऑर्बिट में। ठीक, उसको क्या प्रॉपर एक वैल्यू चाहिए कि इतनी वैल्यू पाकर, इतनी वैल्यू एमिट करके एनर्जी की, वो एक्साइट होके ऊपर सेल में जाएगा या एक्साइट होके नीचे सेल में आएगा। आई बात समझ में? अब आगे बात चलते हैं हम कि अब ये तो हो गया कि हाँ रेडियस होता है, रेडियस पता चल गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की क्या, किस घूमता है वो चारों तरफ न्यूक्लियस के, वो वेलोसिटी पता चल गई, ये सारी चीजें, एनर्जी पता चल गई। अब बात आती है, ये मान लो न्यूक्लियस है, इसको ले लें N2, इसको ले लें N1, ये इलेक्ट्रॉन को N2 से N1 में आना है, N2 से N1 में क्या करना है, आना है। तो ये किस वेलोसिटी से यहां आएगा, इसका क्या करते हैं हम, देखते हैं। ये क्या है, अगर इस वेलोसिटी को का मतलब है हमारा निकालने का कि स्पेक्ट्रम बन कैसे रहा है, किस स्पीड से, क्या वेलोसिटी है, क्या सीरीज है, मतलब वो कहां से कहां पे बना, ये सारी चीजें किससे पता चलेंगी, वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी हम निकालते हैं। ठीक, क्या हुआ कि हमने अभी ये फार्मूला एनर्जी का क्या लिखा, -13.6 Z² बाई N²। अब यहां से ऑर्बिट 1 N1 की वैल्यू क्या होगी, EN1 कितना होगा, -13.6 Z² बाई N1²। अच्छा, यहां E की वैल्यू चेंज हुई, N की वैल्यू चेंज हुई, लेकिन Z है, क्यों? क्योंकि हम निकाल तो एक ही एटम के अंदर रहे। मान लो हाइड्रोजन के लिखा है तो हाइड्रोजन तो एक ही रहेगा ना, चाहे इलेक्ट्रॉन पहले सेल में चला जाए चाहे दूसरे में चला जाए, लेकिन हाइड्रोजन रहेगा। ऐसा तो नहीं कि अगर पहले में इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके सेकंड में चला गया तो हाइड्रोजन हीलियम बन गया ना, हाइड्रोजन रहेगा, इसलिए Z की वैल्यू नहीं चेंज हुई। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब N2 की एनर्जी क्या होगी, N2 की -13.6 Z² बाई N2²। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब आगे चलते हैं। ये क्या हुआ, ऐसे। अब क्या करते हैं, N2 से N1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी ये एनर्जी एमिट करके नीचे आएगा। बोर्स मॉडल में हमने पढ़ा है, अगर किसी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है तो एनर्जी उसको लेनी पड़ती है, और अगर हायर से लोअर में आना है तो एनर्जी एमिट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हायर जो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो नीचे वाले आने के लिए मान लो उसकी एनर्जी 10 है, नीचे वाली की एनर्जी 5 है,
तो नीचे आने के लिए उसको 5 एमिट करना पड़ेगा, तब वो आएगा। और कोई लोअर में है, उसको हायर में जाना है, तो उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हायर लोअर वाले के पास एनर्जी कम है। लोअर ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है? कम है। 5 से 10 में जाना है तो उसको 5 लेना पड़ेगा, यानी टोटली N2 की एनर्जी ज्यादा होती है, N1 की कम। तो अब अगर हम दोनों की, हमको डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट्स। तो जब हमको डेल्टा ई निकालना है, डेल्टा ई क्या होता है? hc/λ। ये भी हमने बोर्ड्स मॉडल में पढ़ा था। तो डेल्टा ई इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि हाई वाले में से लो को माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, अभी पूछा जाए कि 2 और 5 का डिफरेंस कितना है, तो 2 - 5 तो करोगे नहीं, करोगे क्या? 5 - 2, तब आएगा 3, आया डिफरेंस। उसी तरह En1 और En2 में डिफरेंस कितना है? डेल्टा ई, इसकी वैल्यू क्या होगी? हायर माइनस लोअर। समझ में आया ये बात? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, आ गई हो तो आगे भाई, होप आ गई। तो En2 माइनस En1 वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा ई, अच्छा डेल्टा ई को क्या? hc/λ है। En2 की वैल्यू क्या है? यहां से -13.6 जेड स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अब हमको माइनस करना है। क्लास 9th और 10th के बच्चे नहीं हो आप कि अब आपको हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन की थ्योरी पढ़ाएं ना। आपको पता है क्या? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या हो गया? 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर? क्लियर है कि नहीं? अब देखो, ये क्लियर हुआ। यहां से hc/λ क्या हो जाएगा? अगर हम 13.6 जेड स्क्वायर है दोनों में, इसको प्रेम पूर्वक बिना किसी झिकझक झंझनाहट सनसनाहट के इसको क्या कर लेते हैं? बाहर कर लिए बाहर। अब क्या बचा? 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई? होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने माइनस वाले प्लस वाले को पहले कर दिया, माइनस वाले को बाद में। ये माइनस में था 1/N2 स्क्वायर, इसलिए इसको यहां कर दिया, प्लस वाला इधर। ठीक, ये इतना आया, आया कि नहीं आया? अब यहां से 1/λ 13.6 बाई hc जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इससे कोई दिक्कत? hc को हमने, ये यहां पे क्या था? न्यूमरेटर में था, इस साइड लेके या इसके साइड को चेंज किया तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक, अब इतना जो है इसको हम लिखते हैं r जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम ना? ठीक, अब 1/λ क्या होता है? 1/λ होता है v इक्वल r जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये आ गया अपना v। ठीक, इतना चीज क्लियर? अब देखते हैं, आ गया अपना क्या? v इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब ये r क्या है? r इज इक्वल टू है हमारा
इसको कहते हैं हम रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ये क्या है हमारा रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.09678 इंटू 10⁻⁴ पर मीटर। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। देखो क्या हुआ कि जो बोर ने ये अपना वैल्यू दी, इसको जब रिडबर्ग का एक कांस्टेंट है, ये आप आगे केमिस्ट्री में थर्मोडी में पढ़ेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में ये आर क्या है इसको प्रॉपर वहां पे हमें पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, आगे थर्मोडी है, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जब आर की जो वैल्यू दी थी रिडबर्ग ने और जो बोर की वैल्यू आई, ये दोनों वैल्यू सेम आई। जब वैल्यू को मैच कराया गया दोनों की, तो दोनों की वैल्यू क्या थी, यही थी, सेम। तो इसको यहां पे लिख दिया गया आर। ठीक, आई थिंक चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी इसमें ऐसा मैंने कोई हाई कॉन्सेप्ट नहीं दिया जो आपको ना समझ में, सारी सिर्फ बेसिस की चीजें हैं, ये नॉर्मल 9th के बच्चे भी कर सकते हैं। तो ये चीजें ऐसे आया अपना क्या वी। ठीक, अब आगे बात चलते हैं हम लेक्चर में। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हम सीरीज लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक, तो उसके पहले आपको एक नॉलेज बताते हैं कि फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पैटर्न को ऑब्जर्व किया था वो थे स्विस के मैथमेटिक्स जॉन बाल्मर। जॉन बामर कौन थे? जॉन बामर। क्या किया था उन्होंने? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पैटर्न को सबसे पहले उन्होंने ही ऑब्जर्व किया था। यह है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सीरीज पैटर्न। सीरीज पैटर्न ये एक इसमें छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, बोर्ड में जगह कम होने की वजह से। हमारे पास होती हैं 5 सीरीज, होती और भी हैं बट 5 ही हमारे काम की है। पास्चन, बाल्मर, लाइमन, ब्रैकेट और फुंड। ठीक, ये और भी होती हैं बट हमारे काम की केवल अभी 11th के स्टैंडर्ड के लिए ये सिर्फ 5 है। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5 ये है। कोई भी रेस, कोई भी वेवलेंथ चाहे कहीं से भी आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, 7 8 9 10 11 12 13 14 इनफाइनाइट से कहीं से भी आके अगर वो थर्ड ऑर्बिट में पे गिर रही है, थर्ड ऑर्बिट पे n = 3 पे, तो वो कौन सी सीरीज में आएगी? पास्चन सीरीज में। कौन सी सीरीज में? पास्चन सीरीज में। और ये रे किस तरह की होगी? इंफ्रारेड। किस तरह की? इंफ्रारेड, अनविजिबल। देखो यहां पे मैंने कोई कलर नहीं लिखा है, मतलब ये देखी नहीं जा रही है कि किस कलर की आ रही है। तो कहीं से भी आके अगर वो थर्ड ऑर्बिट पे गिर रही है, n = 3 पे गिर रही है, तो वो क्या है? पास्चन सीरीज की वेवलेंथ है, पास्चन सीरीज में आएगी, वो इंफ्रारेड में है। ठीक, अब कोई वेवलेंथ कहीं से भी आके, कहीं से भी इनफाइनाइट से 6 से 4 से कहीं से भी आके अगर सेकेंड ऑर्बिट n = 2 पे गिर रही है, तब वो बामर सीरीज के अंदर आएगी। कौन सी वेवलेंथ? जो आके n = 2 पे गिर रही है,
डजंट मैटर कि वो कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से, 100 से, कहीं से भी आ रही है, वो मैटर क्या करता है कि वो गिर किस पे रही है। अगर 3 पे गिरी तो वो पास्ट टेंस में, अगर 2 पे गिरी तो वो बामर में। हमने ये 1 2 3 4 इसको ऐसे नहीं लिखा कि हमने ये पास्ट टेंस बामर ऐसे लिख दिया, बाकी पहले लाइमर होती है, फिर बामर, फिर पास्ट टेंस, फिर ब्रैकेट, फिर फुन। तो आप इसे सीरियल वाइज कर लीजिएगा। तो बामर कब, जब n इज इक्वल 2 पे गिरी, और ये होती है विजिबल। विजिबल रेज, ठीक, ये देखी जा सकती हैं। देखो ये हमने इसलिए यहां पे रेड लिखा, जो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो रेज हमको दिख रही हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, तो वो जो कलर्स हमको दिख रहे हैं यानी वो n इज इक्वल 2 पे गिर रहे हैं आके। ध्यान से समझना, हमको स्पेक्ट्रम में जो रेज दिख रही है कि हाँ ये वायलेट है, ये ग्रीन है, ये है, इसका मतलब है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो वेवलेंथ कहां पे आके गिर रही है, n इज इक्वल 2 पे गिर रही है। तो जो भी रेज दिख रही है हमको आंखों से कि हाँ ये रेड है, ये ग्रीन है, ये वो है, ये है, तो वो n इज इक्वल 2 पे गिर रही है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। जो नहीं दिख रही है वो अलग चीजें हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए सीरीज क्या होती है, ऐसे, ये देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। फिर बात आती है लाइमन की। तो कोई भी रेज देखो 3 पे गिरी तो पास्ट टेंस, 2 पे गिरी तो बामर। अब कहीं से भी रेज आके अगर 1 पे गिरती है, n इज इक्वल 1 पे अगर गिर रही है, देखो ये n इज इक्वल 1 पे गिर रही है, तब वो कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज, ठीक। 3 पे गिरी तो क्या, पास्ट टेंस, 2 पे गिरी तो बामर, 1 पे गिरी तो लाइमन। और ये होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ठीक। अब इसी तरह अगर n इज इक्वल 4 पे आके गिरती है कोई, तो वो ब्रैकेट सीरीज है। n इज इक्वल 5 पे गिरती है तो वो फुल सीरीज है। ये भी इंफ्रारेड में। देखो ऊपर जा रहे हो, जैसे पहले नीचे क्या था, ये अल्ट्रा वायलेट था, अल्ट्रा वायलेट के ऊपर आए विजिबल, अब इसके ऊपर जाओगे तो ये सब इंफ्रारेड, ठीक। तो ये आया बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज का। सीरीज आपको क्लियर हुई, होप क्लियर हो गई होगी। तो ऐसी होती हैं पांचों सीरीज, ठीक। तो अब आगे चलते हैं लेक्चर में, ठीक। तो समझ में आ गया सीरीज क्या है, लाइमन क्या है, बामर क्या है, पास्टन क्या है, ये सारी चीजें क्या हैं। अब आगे बात चलते हैं। कभी कभी देखिए एनसीईआरटी वगैरह में क्वेश्चंस है कि लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम क्या बताना है हमको, मैक्सिमम वेव लेंथ क्या है, ठीक। लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम निकालने के लिए दे देते हैं लाइमन के लिए, बाकी कोई वैल्यू नहीं देंगे, ठीक। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। बच्चों को इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना कि क्या कैसे, हम बताते हैं, ठीक। तो फार्मूला हमारा आया था V इज इक्वल टू, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, इसको हम क्यों लिख रहे हैं, हमारा भी दिमाग आजकल थोड़ा आउट ऑफ प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो ठीक, हमको लैम्डा निकालना है बेसिकली। तो लैम्डा अच्छा हमारा होता क्या है, लैम्डा और एनर्जी में 36 का आंकड़ा होता है। तुम बढ़ोगे तो हम नीचे जाएंगे और तुम नीचे आओगे तो हम बढ़ेंगे, एक नंबर के ईर्ष्यालु दोनों, ठीक। तो E इज इक्वल टू E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा, यानी अगर लैम्डा मैक्स है तो एनर्जी अपनी क्या होगी, मिनिमम होगी कि ना होगी, होगी। और अगर लैम्डा मिनिमम है तो एनर्जी अपनी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक।
यानी लैम्डा मैक्स के लिए एनर्जी मिनिमम लाइमन के लिए है। अच्छा, लाइमन की जो वेवलेंथ होती है वो गिरती कहां पे आके है, n इज इक्वल 1 पे, यानी n इज इक्वल 1 के नीचे तो इन्हें जाना ही नहीं है। इनकी जो छोटी वैल्यू है सबसे वो क्या है, n इज इक्वल 1। ठीक, तो अच्छा अब ये बताओ, ये बताइए आप कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप एनर्जी बढ़ेगी। 1 की एनर्जी मान लो 1 है तो 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4 ऐसे बढ़ेगी। तो 1 को तो हमको गिनना नहीं है, 1 के अलावा लाइमन से गिराना है, क्योंकि अब वेवलेंथ 1 से आके 1 पे तो गिरेगी नहीं, किसी और नंबर से आके गिरेगी 1 पे, तो 1 को छोड़ देना है। अब 1 के अलावा मिनिमम एनर्जी किसकी होती है, 1 के अलावा 1 के बाद मिनिमम एनर्जी 2 की होगी ना, ऐसे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। ये एनर्जी लेवल्स है, 1 की सबसे मिनिमम, फिर 2 की उससे मिनिमम, फिर 3 की, सॉरी उससे थोड़ी सी मैक्स 2 की, उससे मैक्स 3 की, ऐसे। तो 1 की मिनिमम सबसे, तो इससे इसके अलावा सबसे, इसको अगर हम हटा दें तो सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है एनर्जी की, 2 की। यानी ई मिनिमम होने के लिए, ई मिनिमम कब होगा, सबसे, जब 2 से 1 पे आके गिरेगी, है कि नहीं। यानी इसको n इज इक्वल 2 से आके गिरेगी किस पे, n इज इक्वल 1 पे, तब एनर्जी मिनिमम। क्रिस्टल क्लियर है बात, क्लियर है कि नहीं। अब मैक्स की बात आते हैं, तो गिरना तो ये n इज इक्वल 1 पे ही है। अब मैक्स सबसे ज्यादा एनर्जी कब लेंगे, जब ये ज्यादा एनर्जी वाले से आएंगे तब इनको ज्यादा एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, इनफाइनाइट की, यानी ये आएंगे कहां से, इनफाइनाइट से n इज इक्वल 1। यानी बेसिकली हमारा लैम्डा मैक्स होता है n+1 से जब n पे गिरे, और लैम्डा मिनिमम होता है जब इनफाइनाइट से n पे गिरे। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, ठीक। ये n के किसी भी सीरीज के लिए, यहां पे 1 तो इसलिए था क्योंकि ये लाइमन के लिए था, पास्टन के लिए कर दोगे तब ये 3 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से n 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 से 3 पे आएगा। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं, तो ये है। अच्छा, और एक बात बच्चों, हम न्यूमेरिकल्स नहीं बता रहे हैं अभी। क्यों नहीं बता रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि आपका एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, फिर हम एक प्रॉपर लेक्चर, 2 प्रॉपर लेक्चर इस पे दे देंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए। और न्यूमेरिकल्स में हम एक फार्मूला, चैप्टर के एक फार्मूले पर पे बेस न्यूमेरिकल्स कवर कराएंगे। इससे क्या होगा, फार्मूले चलते रहेंगे, बीच बीच हम आपको पीछे की चीजें भी ऐसे याद दिलाते हैं, तो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, चीजें रिवाइज होती रहेंगी। हम ये चाहते हैं कि आप भूलिए ना। केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के बारे में बहुत ही एक बुरी कहावत है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो और दिन में सफा। यानी आप रात में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो सुबह भूल जाओगी, ये कहावत है। तो इस कहावत को हम रॉन्ग प्रूफ करने के लिए आप क्या चाहिए, केमिस्ट्री रिवीजन मांगती है, आप इसको रिवाइज करते रहिए। मतलब एक तरह से क्या है, आपके दिमाग से, टेक्निकल माइंड से खिलवाड़ करती है तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट बट ये आपको रटने को ज्यादा बोलती है कि अरे हमको रटो रटो रटो, बेसिकली 11th-12th वालों के लिए। तो रटना नहीं है, बिल्कुल चीजों को समझ के चलना है। समझ के चलोगे तो 100% क्या होंगी, चीजें क्लियर रहेंगी और आप कभी भूलोगे नहीं। और न्यूमेरिकल्स के साथ हम आपको रिवाइज कराएंगे, बीच बीच में हम आपको रिवाइज कराएंगे। आप पीएलसी के साथ बने रहिए, आपको रट्टा मारने के किसी भी सब्जेक्ट में कोई जरूरत नहीं है। हमारे मेंटर्स सब खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं, तो वो हम लोग जानते हैं कि आपको कहां पे, किस सब्जेक्ट में कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और उसको किस तरह से खत्म करना है, क्योंकि हम लोग भी उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं हाल फिलहाल में। तो वो सारी चीजें तो आपको जानते हैं, हम कहां पे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्या चीजें हैं, तो उनको हम पकड़ के चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। बस आप बने रहिए हम लोगों के साथ, सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे हम भी मोटिवेट होंगे आपके सपोर्ट से।
और अच्छे से हम बात करेंगे। अब बात आती है नंबर लाइंस, स्पेक्ट्रा लाइंस की। ठीक, स्पेक्ट्रा लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक, ये बात हुई। अब स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब है, मान लो कह रहा है कि कोई n इज इक्वल 6, सॉरी हम 5 से लेके चलते हैं। ठीक, एक का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब ये 5 से अगर इसको 1 पे आना है तो कैसे आएगा? 5 4 3 2 1, 4 से 4 3 2 1, 3 2 1 2 1 1, ऐसे आएगा। ऐसा तो है नहीं कि ठप से 5 पे है, ठप से जंप मार के सीधे ओवरलैप करेगा 1 के पास ना। 5 से पहले 4 में जाएगा, 3 में जाएगा, 2 में जाएगा, फिर 1 में आएगा। तो ऐसे क्या होता है, अभी मान लो स्पेक्ट्रल लाइंस होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे कि स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ, स्पेक्ट्रा लाइंस बताओ 2 के लिए, n इज इक्वल 2 के लिए। तो ये बेसिक सा फार्मूला होता है बाई 2, इस पे आप रखोगे 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 1। ये बच्चों का कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं। ठीक, 1 के लिए हो गया। ये मान लो पूछ लिया 3 से, तो यहां पे n इज इक्वल 3 रख दोगे। लेकिन अगर हम पूछें कि 4 से 2 के बीच कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस है, तब आप क्या करोगे? तब तो आपकी ये थ्योरी फेल। फिर भी आप कहोगे अरे सर इसका अलग फार्मूला है, हम वो वाला लगा के कर देंगे। ठीक है, अगर फिर हम बोले 6 से 3 पे आओ, तब तो भी आप कहोगे अलग फार्मूला। तो कितने फार्मूले ऐसे याद करोगे भाई? तो फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसा है, कैसे है। तो ये n इज इक्वल 5 से 1 पे आना है तो पहले 5 4 3 2 1 पे जाएगा। 4 से जाना है तो 4 3 2 1, ऐसे 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 चीजें n से 5 आएगी। अब यहां से आपसे पूछ लिया कि कितनी लाइमन लाइंस है, इसमें कितने लाइमन स्पेक्ट्रा है। तो लाइमन स्पेक्ट्रा यानी 1 पे गिरना है। 1 पे गिरना है क्या होता है? लाइमन स्पेक्ट्रा। अब देखिए 1 पे यहां गिर रहा है, 1 रे ये गिर रही है, 1 रे 1 रे 1 रे, यानी n, आप इसको ऐसे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, 15 1, इसको वैल्यू रखोगे जब आप, तो ये चीजें क्या वैल्यू पुट करके रखोगे आप और इसको काउंट करो, ये दोनों चीजें सेम आने वाली हैं। ठीक, तो जैसे आप पूछेगा लाइमन का, तो लाइमन पे देखो 1 1 1 1 1, ये 5 आ गया। 5 का पूछ लिया तो 3 3 3, ये हो गया। किसका पूछ लिया? ब्रैकेट का पूछ लिया, ब्रैकेट का कितना होता है? 4 4 4 2, ऐसे काउंट करके आप बता सकते हो। ये है स्पेक्ट्रल लाइंस। इसके बारे में अगले लेक्चर में हम और अच्छे से एलिब्रेट करेंगे। अब यहां पे ये आज का लेक्चर हमारा होता है फिनिश। अब इसके बाद क्या चीजें हैं? इसके बाद हमारा टॉपिक आता है 2R। तो अगले लेक्चर में ये टॉपिक हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर से एक बार जिन्होंने अपने बोर्ड्स क्लियर कर लिए हैं उनके लिए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। जो 10th में 11th में आए हैं, आके जुड़िए, नया सिलेबस स्टार्ट कीजिए। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पीएलसी से जुड़िए। जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ, वो और स्टूडेंट्स को बताइए हमारे बारे में, मोटिवेट कीजिए, हमारे चैनल से जोड़िए, हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पे जो अभी 12th के स्टूडेंट और 10th के स्टूडेंट हैं, बोर्ड क्वालिफाई किया जिन्होंने, 10th वालों को बता दें अब आपकी डिगर और कठिन होने वाली है। आपने जो 10th तक पढ़ाई की, स्टडी की, वो इजी स्टडी थी। आपके सिलेबस कम था, आपके सब्जेक्ट्स नॉर्मल थे। अब आपके पास आपको मिलने वाला है 5 पांडव मिलेंगे जो साइंस के हैं। 5 पांडव में हमारे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों आपको बहुत परेशान करने वाले हैं।
तो इन पे फोकस करिए। 10th जो 11th में आए हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हल्के में लेके ना चलिए। और 11th वालों को हम एक चीज ये बताएं कि 11th जरूर पढ़िए अच्छे से। क्यों? कई बच्चे क्या करते हैं, 10th का बोर्ड दे के आए, उसके बाद बस हम तो बोर्ड दे के आ गए हैं, अब चलो एक साल रेस्ट करेंगे फिर 12th में पढ़ेंगे। ना, बिल्कुल नहीं। आपको 11th आपका बेस है। आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना, कॉम्पिटिटिव चीजों को, चाहे जेई की हो, चाहे आप एनडीए में जाएं, किसी भी फोर्स लाइन में जाएं, मतलब कंपटीशन लेवल की कोई आप अपनी बैचलर डिग्री करें, किसी भी, आपको 11th 12th से ज्यादा काम आने वाला है। ठीक, तो 11th को अंडर एस्टिमेट करके ना पढ़िए। ये नहीं कि अरे अभी चलो चलो सिर्फ बोर्ड पढ़ेंगे ना, 11th को कायदे से पढ़िए। 11th का भी बेस क्लियर कीजिए और 12th का भी। तो 10th के बोर्ड के जो 11th में है, प्लीज 11th को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और जो 12th इस बार क्लियर करके अपने बैचलर डिग्री में, अपने अब रियल वर्ल्ड में आए हैं, उनके लिए आप बताएं, आपको 12th तक जो आपने पढ़ा वो उससे अब कठिन पढ़ाई होने वाली है, उनके लिए भी हार्ड। कंपटीशन लेवल, अब आपका कंपटीशन ज्यादा होने वाला है, आपके लिए नए नए चैलेंजेस आने वाले हैं। तो आपको कांग्रेचुलेशन उन चैलेंजेस के लिए। होप स्ट्रांग बनिए, चीजों को ठीक अपने हिसाब से हैंडल कीजिए और अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। द वर्ल्ड इज योर्स। ठीक है, अब क्या है 12th के बच्चे क्या कि अब कंपटीशन एग्जाम की कुछ तैयारी करेंगे, कुछ अपनी बैचलर डिग्री करेंगे, तो कभी आप फेल होंगे, कभी आप पास होंगे। तो कभी फेल होने से ना आप निराश होइए और ना कभी पास होने से आप खुश होइए। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक आप डे बाय डे अपने को बेटर करते चलिए। डे बाय डे आप अगर आज 1 हैं तो ट्राई कीजिए कि कल आप 2 हो। एक्सीलेंस बनने की कोशिश कीजिए। 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान ने क्या बताया, डोंट रन बिहाइंड सक्सेस। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस बनो। एक्सीलेंस बनोगे, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। तो 12th जो जिन्होंने क्लियर किया, अब डे बाय डे आप लाइफ में बेटर होइए, एक्सीलेंस बनिए, सक्सेस जरूर आएगी आपके पास। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। आपका केमिस्ट्री मेंटर माई सेल्फ आदित्य मिश्रा, विदा लेते हैं आपसे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।